पिछले वीडियो में हमने बात की हम कैसे बनते हैं। उस वीडियो के अंत में मैंने एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद की। आज के वीडियो की शुरुआत में उसी से आगे बढ़ाऊंगा। उस वीडियो में मैंने एक कोट किया था स्वामी विवेकानंद का कि मानव जानवर से मानव तो बन गया, लेकिन उसे मानव बनने में भी लंबी यात्रा तय करनी होगी। और साथ ही साथ एक कोट मैं महात्मा गांधी का भी जोड़ना चाहूँगा। महात्मा गांधी कहते थे कि जो हमारी धरती है, जो हमारी वसुंधरा है, यह करोड़ों लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक लोलुप की लोलुपता या एक लोभी के लोभ को पूरा नहीं कर सकती है। तो लोभ क्या है, किस स्तर से जाता है, इसकी चर्चा हम आज के रविवार की चर्चा में करते हैं। तो स्वागत करिए अपने इस दोस्त की तरफ से स्वीकार, जिसका नाम है रसल रघुवंशी। आज का हमारा विषय है सत्ता, सत्ताधीश व उनका स्वभाव। सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्ताधीश, जिन्हें सत्ता प्राप्त होती है, वह संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के दौरान वह कई इस प्रकार के कार्य करते हैं। इस प्रकार के, यहाँ पर मैं सत्ता की बात करता हूँ तो याद रखिएगा मैं अथॉरिटेरियन रिजीम की बात करता हूँ, इस प्रकार के रिजीम की बात करता हूँ जो व्यक्तिवादी हो, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो। उदाहरण के रूप में मैं इतिहास के कुछ तानाशाहों का नाम देना चाहूँगा, जिसमें मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर, इदी अमीन, रॉबर्ट मुगाबे जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने सत्ता को अपने तक केंद्रित किया और सारी शक्तियां अपने में ही समाहित कर दी। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, उस प्रकार के सारे निर्णय उन लोगों ने अपने में ही समाहित करके रख दिए, जिससे एक व्यापक जनहानि हुई। तो ऐसे जो शासक रहे हैं, ऐसी सोच वाले जो लोग रहे हैं, उनका किस प्रकार से उभार होता है, किस प्रकार से विस्तार होता है, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा हम आज यहाँ करेंगे। वर्तमान में यदि देखा जाए तो विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, दुनिया के 50% के आसपास की आबादी ऐसी है जो कि ऐसे शासकों के अंतर्गत अपना जीवन जीती है, जीवन यापन करती है, जिनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। और वहाँ पर सत्ता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जीवन के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करने के बराबर होता है। वहाँ के सत्ताधीश इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के नाम लेना चाहूँगा, व्लादिमीर पुतिन रूस। वहाँ पर किस प्रकार से वह अपना एक अथॉरिटेरियन रिजीम चला रहे हैं कि उनका जो भी कोई विरोधी हो, चाहे एलेक्स नावल्नी हो या कोई और हो, उसको जीवन हमेशा संकट में रहता है और उन्हें तरह तरह के आरोप लगा करके उन पर या तो जेलों में भरा जाता है या तो हत्याएं की जाती हैं। आप देख सकते हैं टर्की में एर्दोगन अपने ही स्तर से सारी व्यवस्था को चलाने के लिए इस्तांबुल विश्वविद्यालय, साथ ही साथ दूसरे जो अंकारा विश्वविद्यालय हैं, वह अपने ही समर्थित लोगों को वहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर डालते हैं और जब उनका विरोध किया जाता है तो उसको कुचलने के लिए कितने कुचक्र रचते हैं। यही आप उदाहरण देख सकते हैं म्यांमार में, जहाँ पर 1 फरवरी की रात में तख्ता पलट किया गया, कू किया गया और आंग सान सू की, जो कि डेमोक्रेटिक समर्थक एक वहाँ की राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, काउंसलर, स्टेट काउंसलर हैं, उनको जेल में भर दिया जाता है। और जो इसी प्रकार से ढेरों सारे उदाहरण आप पा सकते हैं विश्व के विभिन्न कोनों पर। विशेष रूप से यमन की मैं बात करना चाहूँगा। यमन में जिस प्रकार से सऊदी अरब और ईरान आपस में द्वंद्व करके वहाँ पर हुथी और साथ ही साथ रेस्ट जो बाकी वहाँ के रिबल्स ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें लाखों की संख्या में आम नागरिक मारे जाते हैं, वह जनता मारी जाती है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं। रिपोर्ट्स, मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर स्नाइपर्स फिट किए गए हैं कुछ शहरों में, जहाँ पर स्नाइपर बच्चों पर अटैक करते हैं, बच्चों की हत्याएं करते हैं। कितना स्तर गिर जाता है मानव का, दानव बनने में समय नहीं लगता है। वजह क्या है? सत्ता पे कंट्रोल करना और सारी दुनिया के सारी धुरी को अपने तक केंद्रित करना और यह प्रयास करना कि मेरे अनुसार ही दुनिया चलेगी। यह जो बातें होती हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, वो पूरे विश्व में चोट देती हैं। लोगों को समझना होगा कि हमें एक ऐसे रजीम को सपोर्ट करना होगा, ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो जनता के हित में सोचते हों। हालांकि आप अधिकतर तानाशाह को देखेंगे जो कि धर्म के नाम पर,
लोगों को एकजुट करते हैं और बाद में राष्ट्रवाद का वो उसमें तड़का लगाते हैं, तो धर्म और राष्ट्रवाद का ऐसा तड़का बनता है कि जनता उससे जुड़ती चली जाती है और जुड़ते जुड़ते वह व्यक्ति इतना बड़ा होता चला जाता है कि वह सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जब सत्ता उसे प्राप्त होती है तो सत्ता के प्रति उसकी जो लोलुपता होती है, सत्ता के प्रति उसका लगाव होता है, उसको लगातार बदस्तूर जारी रखने के लिए वह तरह तरह के कुचक्र रखता है, तरह तरह के षड्यंत्र रखता है। और इसके शिकार आम नागरिक और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो देश के प्रति लॉयल होते हैं, जो देश के प्रति अपनी कृतज्ञता रखते हैं। इसकी वजह से उनको भुगतना पड़ता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान जीवन तक को भी देना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो सत्ताएं प्राप्त करने की ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम के सपोर्टर्स लोग होते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। डरपोक इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ गद्दाफी जैसे लोग या फिर हिटलर जैसे लोग ज़्यादातर इस प्रकार से अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखते थे कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उन्हें छू न सके। उन्हें अपने खाने से लेकर के, नहाने से लेकर के, सोने तक से लेकर के हर चीज़ में इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते थे कि मेरे जीवन से बढ़कर के इस देश का कोई व्यक्ति नहीं है। यह पूरा देश और मेरा जीवन दोनों को यदि एक तराजू पर तौला जाए तो मेरे जीवन की कीमत इस देश की कीमत से ज़्यादा हो जाती है। यही समस्या शुरू होती है और अपने जीवन को बचाए रखने के लिए उन्हें आवश्यकता होती है सत्ता। उन सत्ता पर अपने काबिज रखें। उचित अनुचित गलत सही कोई भी रास्ते चुने जा सकते हैं, लेकिन सत्ता को अपने कंट्रोल में रखना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और इस प्रकार की समस्याएं पूरे विश्व में तेजी से फैलती हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो कि क्राउन प्रिंस है, उन्होंने इस प्रकार से दुनिया में विभिन्न देशों में जाकर के ऐसे लोगों की हत्याएं करवाई, चाहे इस्तांबुल में खास्तरोची की हत्या की गई हो या फिर अन्य देशों में उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र हों। वह अपने ही देश के ऐसे लोगों की भी हत्या करने से विदेशों में भी नहीं चूकते हैं जो उनके क्रिटिक्स होते हैं या उनके विरोधी होते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि यदि इस प्रकार के विरोधियों को ज़्यादा प्रश्रय मिला, ज़्यादा समर्थन मिला तो मेरा जीवन और मेरी सत्ता संकट में आ जाएगी। और इसकी वजह से वह किसी भी स्तर पर जाने पर नहीं चूकते हैं। डेमोक्रेटिक देशों में भी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी 6 जनवरी की बात आपको याद होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता को सस्टेन करने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए किस प्रकार से कैपिटल हिल्स जैसी बिल्डिंग पर तरह तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया, अराजक तत्वों को प्रोत्साहित कर उस पर अटैक करने के लिए प्रेरित किया और बाद में कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिकी डेमोक्रेसी पर भी डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते थे और अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। यह एक अनवरत प्रयास है और अनवरत श्रृंखला चली आ रही है। इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे शासक मिले जिन्होंने अपनी सत्ताओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाकर के कुकृत्य किए हो, चाहे वो औरंगजेब रहा हो जिसे अपने अनेक भाइयों को मरवा दिया हो, या उससे पहले आप इतिहास के ऑटोमन साम्राज्य में जाएंगे। ऑटोमन साम्राज्य में भी जिस प्रकार से उसको लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका पाकिस्तान समर्थक टर्की के लोग जिस प्रकार से उसको एक इस प्रकार दैदीप्यमान के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य में एक परंपरा चली आ रही थी। यदि कोई शासक बनता था तो अपने सभी भाइयों की सार्वजनिक रूप से हत्या करवा देता था। 6 महीने के बच्चों की हत्या की गई है सत्ता को स्थापित करने के लिए। यह बातें बताती हैं कि सत्ता कितनी ज़्यादा करप्ट होती है और सत्ता कितनी प्राप्त करने के लोग कितने स्तर तक गिर जाते हैं। और फिर उन्हें डर लगा रहता है यदि मेरी सत्ता चली गई तो मेरे साथ भी गलत होगा, मेरे साथ भी वह सारे कुकृत्य किए जाएंगे जो कि मैंने अपने जीवन में दूसरों के साथ किया। तो सत्ता को बचाने के लिए लोग किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाए। हिटलर को आप देखिए, उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए नाजियों के साथ कितना ज़्यादा अपने नाजीवाद को बढ़ावा दिया। पूरी दुनिया में उसका प्रचार था कि मैं नाजीवाद को स्थापित करूं, और मुसोलिनी ने फांसीवाद को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार से उसने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने प्रभाव को जमाने के लिए करोड़ों लाखों करोड़ों यहूदियों की हत्या करवा दी, यातना शिविर खोले गए। आज वही हालत आप देख सकते हैं चीन में उइगुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शी जिनपिंग वहां पर रिहैबिलिटेशन के नाम पर
उनके प्रोग्राम्ड वे में उनकी हत्याएं की जा रही हैं, सामूहिक उनके साथ बलात्कार वहाँ की महिलाओं से किया जा रहा है, उन्हें इम्पोर्टेंस किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें ज़बरदस्ती उनके जो महिलाओं के जो गर्भाशय हैं उनको बाहर निकाले जा रहे हैं। इस प्रकार से उनका प्रयास है कि उइगुर मुसलमानों की आबादी को कम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दुनिया को अपने आप को मजबूती के साथ पेश करने वाले एर्दोगन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश जो कि खुद को बहुत ही मजबूत और मुसलमानों का एक समर्थक देश मानते हैं, ईरान तक देश इन बातों को हिम्मत नहीं है कि वह विश्व मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुरक्षा परिषद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर उठा सकें। क्या होता है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास, क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ है यदि मैं इस प्रकार की आवाज़ उठाता हूं तो कल को मेरे तरफ चाइना मेरे विरुद्ध भी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी रचेगा, इस प्रकार के षड्यंत्र रचेगा कि मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान जैसे देश जो कि चाइना के कदमों में गिर गए हैं अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, सिर्फ भारत विरोध को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, भारत विरोध के नाम पर चाइना पाकिस्तान की जो स्थिति बनती जा रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वह एक उपनिवेश बन के रह जाएगा चीन का, और उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो उइगुर मुसलमानों के साथ हो रहा है। इसी प्रकार से धर्म के नाम पर या धर्म के विरोध में जाकर, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे उनका क्या सोच होती है, वह धर्म के विरोधी हथकंडे को इस्तेमाल करते हैं और धर्म को इस प्रकार से दिखाते हैं कि धर्म जो होता है यह लोगों को भ्रमित करता है। लेकिन उस धर्म में भ्रमित होने से ज़्यादा वह अपने एजेंडे से लोगों को भ्रमित करते हैं। यह प्रसार पूरे संसार में फैलता जा रहा है। इसके विरोध में एक इंसान होने की वजह से, एक प्रबुद्ध नागरिक होने की वजह से आपको आवाज़ उठानी होगी और ऐसी रेजीम के सामने खड़ा होना होगा। यह संकट विश्व में कहीं भी हो, चाहे वह म्यांमार में हो, चाहे वह चीन में हो, चाहे वह बेलारूस में हो, या फिर वह दुनिया के किसी भी कोने में, टर्की या यमन, सीरिया, नाइजीरिया, नामीबिया, कहीं पर हो रहा हो, एक व्यक्ति होने के कारण, एक वैश्विक प्राणी होने के नाते जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें पूरी दुनिया की मानवता के बारे में सोचना होगा, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा यह प्रयास रहा है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं और आपको विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास करूं। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी, इस उम्मीद के साथ कि अगले बार फिर आपसे रविवार की चर्चा में मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। और साथ ही साथ एक गुजारिश करने के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।